सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीकॉम थर्ड ईयर के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक जो चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल प्लानिंग, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है और वित्तीय नियोजन की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। इंपॉर्टेंस आ जाए, सीमाएं आ जाए, ये कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यह कि एक कोटेशन मैंने लिखा है, वित्तीय नियोजन सफल व्यावसायिक संचालन की कुंजी है। जैसे मैं पूर्व में कहता रहा हूं कि सीधे सीधे क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कोई कोटेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता कि हमें लिखना क्या है। तो उसका मर्म समझिए कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद में आपको उसको समझाते हुए आपको उसका जवाब देना है। आंसर वही होता है, लेकिन लिखने का अगर आपको लिखने की कला आ जाती है तो हर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। बीकॉम थर्ड ईयर के जैसे आपको पता है कि जो एग्जाम की डेट्स आ गई हैं सरकार द्वारा या कोर्ट द्वारा डिसीजन ले लिया गया है, तो निश्चित रूप से आप ये वीडियोस देखें और निश्चित रूप से आपको इससे सहायता मिलेगी। तो हम जो पूर्व में बात कर रहे थे वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक वित्तीय नियोजन क्या होता है, तो उसी में आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है। बहुत ईजी बात है कि वित्तीय नियोजन का प्लानिंग का महत्व क्या होता है। जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि प्लानिंग, बिना प्लानिंग के तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं प्लान है मेरे दिमाग में कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या लिखना है। तो ये सारी चीजें आप हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्लान बनाते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते नहीं इन चीजों को, लेकिन बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम नहीं कर पाते। और अगर करते हैं तो फिर वो एक हमारा असफल प्रयास हो जाता है। तो सफलता के लिए हमें सब प्लान करने होंगे। और उसी में देखिए आप कि जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, पूर्व में भी हम ये बात करते रहे हैं कि अब वो समय गया आएगा कि व्यापार या पार्टनरशिप वगैरह, अब तो व्यापार का रूप इतना बड़ा हो गया है कि न केवल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब आप चले जाते हैं, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं जहाँ लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो आपको उन सभी का ध्यान रखना होता है, उन सबके हितों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप अकेले ही उसके मालिक नहीं हैं। बहुत सारे लोग उसके मालिक हो जाते हैं, जिन्होंने जितना अंश है वो उसका मालिक बन जाता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली बात है न्यूनतम मूल्य पर पूंजी की उपलब्धता। सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग करते हैं तो आपको मिनिमम कॉस्ट पे आपको पूंजी उपलब्ध हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। हमने पहले भी कहा था कि हर पूंजी की लागत होती है। ये पॉइंट पर आप देखेंगे कि पूंजी साधनों उचित समन्वय, दोनों पॉइंट लगभग मिलते जुलते हैं। यानी हर पूंजी की लागत है, चाहे आप शेयर से आप पूंजी मंगाएं, अंशों को निगमित करके मंगाएं, ऋण पत्रों को मंगाएं, ऋणों से पूंजी मंगाएं, लेकिन हर पूंजी की लागत होती है। आपको देखना होगा कि उनकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और टफ कंपटीशन में आपको कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपको निकालना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जितनी भी मितव्ययताएं हैं आपको सबको अपनानी पड़ेगी। जो भी क्रिया आपकी है उन क्रियाओं को, उनमें आपको मितव्ययता लानी ही पड़ेगी और उनका जो डेट इक्विटी रेशियो कह लीजिए या आपका पूंजी संरचना कह लीजिए, वो इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि आप संस्था पर न्यूनतम भार पड़े और ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सके। अदरवाइज अगर आपके ज्यादा कॉस्ट, आपके मान लीजिए आपने इतने ज्यादा शेयर इशू कर दिया है और सारा आपके डिविडेंड में चला जाता है, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। तो आपके विकास के, आपके विस्तार के लिए हमेशा आधुनिकीकरण के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है और अभी तभी कर पाएंगे जब आपने इसके लिए कोई प्लान किया हो। तो ये दोनों पॉइंट आपको मैंने समझाए। पूंजी की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि पूंजी का प्रतिफल मिलना चाहिए। पूंजी में रिस्क अगर आपका फैक्टर ज्यादा हो गया तो समस्या पैदा हो जाती है। तो आपको उन क्रियाओं को ध्यान में रखना होगा जो मिनिमम रिस्क वाली हो और जिससे आपको प्रतिफल ज्यादा मिल सके, तभी आपकी पूंजी सेफ बनी रहेगी। क्योंकि ये पूंजी अंशधारियों की है और अगर उनमें कुछ पैसा डूबता है करता है तो ये, और यह सबसे बड़ी बात यह है कि ऋणदाता जो आपको ऋण दे रहे हैं तो वो आपको उनको ब्याज और ऋण तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी पूंजी की सुरक्षा के लिए भी आपको प्लानिंग का महत्व बढ़ जाता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि आपको हर संचालन क्रियाओं में आपको मितव्ययता लानी होगी। एक प्लान करते हैं तो आपको हर प्लान में, हर क्रिया में मितव्ययता का आपको एक ध्यान रखना होता है। और अदरवाइज क्या होता है कि हर जगह हम अपव्यय करना शुरू कर देते हैं, चाहे कच्चे माल की बात हो, चाहे पूंजी की बात हो, किसी भी चीज की हो,
अगर प्लान होगा तो आप अपनी हर क्रिया, संचालन की क्रियाओं में मितव्ययता लाके अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर पाएंगे और अपना रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उसको बढ़ा सकेंगे। और जैसा भी बात की कि जो मूल्य स्तर परिवर्तित होते हैं, प्राइस लेवल बहुत बदलते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं और आपने प्रोविजन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भविष्य के लिए करते हैं। आप देखेंगे इसमें कि सारी क्रियाएं जो होती हैं वो हमें कुछ पता नहीं कि वर्तमान भविष्य में क्या होगा। प्लानिंग भविष्य के लिए की जाती है, वर्तमान में तो मुझे पता ही है कि मुझे भविष्य में मुझे जो चीज़ करनी है उसके लिए मैं आज प्लान कर रहा हूँ, और भविष्य अनिश्चित है, अनसर्टेन है। तो ऐसी स्थिति में आपको उन सारी बातों को सोचकर मूल्य स्तर बदल जाता है, सरकार की नीतियां बदल जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आपको सोचकर ही प्लान करना होता है। तो प्लानिंग को और वो प्रोविजन अगर आप रखेंगे किसी भी तरह की अनिश्चितता का, तो निश्चित रूप से आप उन अनिश्चितताओं का सामना कर पाएंगे, संकटों का सामना कर पाएंगे। और संपूर्ण संस्था की सफलता, पूरे संस्था की जो सफलता निर्भर करती है आपके एक अच्छे प्लान पे। अभी एग्जाम की बात कर रहे थे, एग्जाम्स आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना कितना पढ़ना है, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। तो ऐसी स्थिति में आज जो प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और अदरवाइज बिना प्लान के करेंगे तो आपको हो सकता है जो आपको उद्देश्य ऑफ रिविजन लाना करना, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। और फिर पर्याप्त तरलता के अभाव में बहुत सारी संस्थाएं को हमने डूबते हुए देखा है। तो ऐसी स्थिति में प्लान में अगर आप अपनी तरलता को, लिक्विडिटी रखते हैं पूरी, तो लिक्विडिटी होते हुए आप कई संकटों का सामना करना आप कर सकेंगे। रूटीन के जो आपके खर्चे हैं, मजदूरी के हैं, बिजली के हैं, रॉ मटेरियल के खर्चे, जो भी खर्चे हैं, उनको आप इजीली आप उनको फेस कर पाएंगे। अन्यथा लिक्विडिटी के अभाव में कई बार दिवालीपन की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति होती है। तो एक अच्छे नियोजन का या वित्तीय नियोजन का जो महत्व है वो इस प्रकार है, जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं भी हैं। सीमाओं का मतलब ये है कि प्लान करना अच्छी बात है, लेकिन प्लान करते समय आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है। तो क्या सीमाएं हैं? 3 सीमाएं हमने देखी। समन्वय का अभाव, पूर्वानुमान की सीमाएं, कठोरता, जैसे मैंने अभी बात की थी इसकी। एक तो समन्वय का अभाव, जब आप लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में आपको कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार नीतियां समझ में नहीं आती, पॉलिसी समझ में नहीं आती हैं, उद्देश्य समझ में नहीं आते हैं, उद्देश्य बहुत ही भ्रमपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो काम करने वाले लोग हैं उनको आपस में समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमने पहले ही बताया कि इसका एक गुण है कि वो सरल होनी चाहिए, लेकिन सरलता का गुण कई बार नहीं हो पाता। जैसे आप देखें कठोरता, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं तो समस्या पैदा हो जाती है। जैसे अभी मैंने कहा पूर्वानुमान की भी सीमाएं होती है। फोरकास्टिंग, हम ये कहते हैं कि मौसम जो है आज ये बरसात होगी, ये होगा, वो होगा, कई बार नहीं हो पाता क्योंकि कई चीजें बदल जाती हैं। तो हम जो प्लान करते हैं भविष्य के लिए, कई बार वो चीजें नहीं रह पाती हैं, सब चीजें बदल जाती हैं, परिवर्तनशील बहुत है समय। तो ऐसी स्थिति में आपका जो वित्तीय नियोजन होता है वो सारा धरा रह जाता है, और कई बार इसमें रिजिडनेस की स्थिति पैदा हो जाती है। रिजिडनेस का मतलब ये कि आप उसको बदल नहीं पाते हैं। हालांकि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय के हिसाब से आपको परिवर्तनशील होना चाहिए, लेकिन समय के हिसाब से हम नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार समस्या खड़ी हो जाती है, और फिर क्योंकि जो संचालकगण हैं वो इजीली इसको बदल नहीं पाते हैं, बहुत कठोरता की जब स्थिति हो जाती है तो फिर आपका प्लानिंग सारा फेल हो जाता है। तो ये कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को आपको दूर करना होगा, तभी आप एक अच्छे नियोजन की इसमें गुण समावेश हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर आज हम छोटा से हमने बात की है कि प्लानिंग का क्या महत्व होता है और इसकी क्या सीमाएं होती है, और साथ ही साथ ये कोटेशन जब आ जाता है तो आपको इसका ये समझा कि सफल व्यवसायिक संचालन की कुंजी है। सफलता के लिए तो निश्चित रूप से आपको प्लानिंग तो करनी ही होगी, तभी बिजनेस सफल हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।